सो नाउ इन दिस फाइनेंस में बैंक के बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो यहाँ पे जो है एक सैंपल दिखाया गया है स्टेट बैंक के बैलेंस शीट का, जिसमें कि हमारे जो पार्ट होते हैं, एक साइड जो है हमारा एसेट्स होता है और एक साइड लायबिलिटी। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसमें इंटरनल भी क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम देखते हैं। तो जो राइट साइड में जो लायबिलिटीज है उसमें हमारे कैपिटल एंड लायबिलिटीज होते हैं, जिसमें कि आपका कैपिटल में कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, डिपॉजिट बोरोइंग वगैरह हो गया सब, राइट। तो इसमें इक्विटी का अगर बात किया जाए, लायबिलिटी देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा पूरा लायबिलिटी साइड है, ये सारा हमारा लायबिलिटी साइड है। अब इसमें भी अगर इंटरनल डिवीजन की बात करें तो जो कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इनको इकट्ठा हम इक्विटी बोलते हैं। अब इस कैपिटल में भी आपका इंटरनल डिवीजन होता है कि जैसे पेड अप कैपिटल है ना। इसमें आपका जो है कॉमन शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स भी इसमें आ जाते हैं। तो कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग इक्विटी बोलते हैं। डिपॉजिट्स और बोरोइंग, ये दोनों को हम लायबिलिटीज ही बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बैंक के बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज का जो पार्ट होता है, उस लायबिलिटीज वाले पार्ट में हमारे ब्रॉड क्लासिफिकेशन में एक तो इक्विटी हो गया, और प्लस लायबिलिटीज। और ये चीज़ जो है हमारा जो लेफ्ट साइड में एसेट होता है उसके बराबर होता है। तो एसेट बराबर हम कह सकते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अब एसेट क्लासिफिकेशन में देखिए, एसेट में ये सारे हमारे आ जाते हैं, कैश एंड बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन अगर कोई बैंक दिया हुआ है तो इसको हम अच्छे से देखेंगे नाउ। तो लायबिलिटी साइड को जब हम खोलते हैं यहाँ पे, तो आप जब कैपिटल वाला को जब खोलोगे, यहाँ पे शेड्यूल नंबर होता है। तो एक नंबर पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमको निकल करके सामने आता है उसका इंटरनल डिवीजन कि कैपिटल में कौन सा कैपिटल कितना है। तो इसमें एक ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल इतना है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल इतना है, इसके बारे में हम देखेंगे। सो अगर इंट्रोडक्टरी हम एक डेफिनेशन दें कि बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, तो बैलेंस शीट देखिए, किसी बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया, इनकम स्टेटमेंट। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। दीज आर द 3 key documents which are used to assess the financial health of any bank. So in simple words, किसी टाइम स्टैम्प पर एक बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ जो हेल्थ है उसका एक स्नैपशॉट होता है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक बैंक है और एज ए ऑडिटर मैं वहाँ पे जाता हूँ बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ को एसेस करने। तो मान लीजिए कि जो टाइम है वो टाइम जो है 20 जून है, और 20 जून का 11 बजे हम पाते हैं कि बैंक का बैलेंस शीट का हाल ये है। तो इसका मतलब किसी एक टाइम स्टैम्प पर जो स्नैपशॉट हमें मिलता है बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ का, वो कौन से डॉक्यूमेंट से मिलेगा, तो वो हमें बैलेंस शीट से मिलेगा, राइट। तो इसीलिए ये एक स्नैपशॉट एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बिजनेस है उसका फाइनेंशियल हेल्थ का असर्टेन करता है। इसमें मनी का सोर्स क्या है वो पता लग जाता है, और मनी कहाँ स्पेंड हुआ है वो पता लग जाता है। तो अगर आपको मनी का सोर्स जानना है कि कहाँ से मनी आ रहा है और कहाँ पे मनी स्पेंड हो रहा है, इसको जानना है, तो आप बैलेंस शीट चेक करिए। तो फिर वहाँ से यहाँ भी जो है फिर वही चीज़ इसमें दिखाया गया है कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज वाला साइड है, ये जो लायबिलिटीज वाला साइड है इसको हम कैपिटल से लिखते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटीज जो है जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, ये ये आउटसाइडर के लिए लायबिलिटी होता है, मतलब आउटसाइडर का लायबिलिटी होता है, और इक्विटी जो है इंटरनल, इसको हम आगे देखेंगे। तो ओवरऑल इन सबको जो है हम लायबिलिटीज ही कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बड़ा कैपिटल अक्षर से लिख देते हैं लायबिलिटीज। तो जो लायबिलिटी साइड होता है उसमें इक्विटी होता है और लायबिलिटीज होता है। इक्विटी में हमने देखा था, इक्विटी में क्या क्या होता है, एक तो कैपिटल होता है
और दूसरा क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेज होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हमारा इक्विटी का पार्ट होता है। और लायबिलिटीज़ बोले तो लायबिलिटीज़ में आपका वही बोरोइंग आ गया, डिपॉजिट्स आ गया, जो डिपॉजिटर मतलब जमा करता है उनका डिपॉजिट्स आ गया। तो अब टाइम के हिसाब से ये जो जितना भी लायबिलिटीज़ है टाइम के हिसाब से, इसको हम करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में बांटते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का अगर बात करा जाए तो फिक्स डिपॉजिट हो गया हमारे पास। करंट लायबिलिटीज़ में आपका सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट है या फिर जो करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट्स है वो हमारा करंट लायबिलिटीज़ हो गया। और इक्विटी में हमारा ये पूरा आ गया, शेयर होल्डर का इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग। इनफैक्ट ये जो रिटेन्ड अर्निंग है इसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालते हैं। नाउ एसेट साइड में अगर देखा जाए तो इसमें भी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमने इंटरनल क्लासिफिकेशन किया है, करंट एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट, राइट। सो अब फीचर क्या है बैलेंस शीट का और नीड क्या है। देखिए बैलेंस शीट जो है ये एक ओनली स्टेटमेंट होता है कि आपका मनी का सोर्स क्या है और उसका आउटलेट क्या है। ये आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को नहीं दिखाता है कि कितना पैसा आपका डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ, ये नहीं दिखाता है ना। आपका एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइप लायबिलिटी कितनी है और आपने लोन कितना दिया, क्रेडिट, उसका अकाउंट नहीं है ये। वो बैंक का दूसरा अकाउंट, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है। इसमें जितने भी पैसे हैं उनका सोर्स क्या है और जितने भी पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं वो सिर्फ होता है बैलेंस शीट में हमारे। तो ये जो बैलेंस शीट है इट इज़ प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमने देखा था, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पीरियड के लिए, ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट है तो वो 3 महीने का बैलेंस शीट बोलेंगे या फिर 6 महीने का बैलेंस शीट, नहीं, ऐसा नहीं होता। बैलेंस शीट किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि पैसा जो है कहाँ से आया और कहाँ गया, राइट। सो कह सकते हैं कि बैलेंस शीट जो है एक समरी ऑफ बैलेंस है ऑफ दोज लेजर अकाउंट विच हैव नॉट बीन क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम अलग से देखेंगे ना। अब नीड क्या है बैलेंस शीट का, तो नीड ये है कि भाई किसी भी फंड का कहाँ से आ रहा है उसका नेचर हम पता लगा सकते हैं, है ना। और एसेट का वैल्यू का पता लगा सकते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट से हम किसी भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर बैंक की ही बात करें तो बैंक का जो सॉल्वेंसी का क्या हालचाल है उसका हम पता लगा सकते हैं। हम बैलेंस शीट देख करके ईजिली कह सकते हैं कि एसेट जो है वो किस पोजीशन में है, वो बराबर है या फिर एसेट लायबिलिटी से अधिक है या फिर एसेट लायबिलिटी से कम है। ये देख करके हम बता सकते हैं कि सॉल्वेंसी का क्या हाल चाल है। अगर एसेट लायबिलिटी से काफ़ी अधिक है तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हाल है, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बढ़िया है और बैंक जो है नियर फ्यूचर में इंसॉल्वेंट नहीं होने वाला है। तो सॉल्वेंसी अच्छा, अगर एसेट जो है हमारे लायबिलिटी से काफ़ी कम है तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंसी है वो काफ़ी नज़दीक है और बैंक जो है नियर फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो सकता है। तो तो इस तरीके से हम, ये नीड है हमारा बैलेंस शीट का। तो फिर वहीं डेफिनेशन दिया गया है कि बैलेंस शीट जो है ये क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि हमें एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। किस चीज़ का स्नैपशॉट, तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक, राइट। अब ये जो बैलेंस शीट है इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम देखेंगे। पहला जो कंपोनेंट एसेट का होता है, दूसरा जो है लायबिलिटीज का होता है। तो सबसे पहला जो एसेट है, एसेट में अगर देखिए तो एसेट का मतलब हुआ कि व्हाट द बैंक ओन्स, मतलब बैंक जो के पास जो भी फंड इकट्ठा है वो टोटल फंड जो है वो बैंक ने कहाँ कहाँ डाला है वो हमारा एसेट हो गया। तो इसमें जो है आप मेजर कंपोनेंट अगर देखो तो कौन कौन से हो गया। एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि बैंक ने जो अपने वॉल्ट्स में कैश रखे हुए हैं, बैंक का जो अपना वॉल्ट है, जो तिजोरी है, उसमें जो कैश रखा हुआ है, एटीएम में जो कैश है वो हमारा कैश हो गया। अच्छा, उसके अलावा अब जितना भी पैसा यहाँ पे इकट्ठा हुआ उस पैसे, कुछ कुछ पैसे तो आरबीआई के पास जमा हो गया, कुछ पैसा हमने वॉल्ट में डाल दिया, राइट। अच्छा, और बाकी पैसे का क्या होगा, बाकी पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट वाला में, तो अब ये इन्वेस्टमेंट में हम कहाँ कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स में कर सकते हैं ना। अब बचा पैसा का क्या होगा, तो बचे पैसे का हम क्या कर सकते हैं, लोन और एडवांसेस दे सकते हैं।
इसमें इंटरनल डिफरेंस क्या है उसको हम आगे देखेंगे, एडवांस क्या होता है, लोन क्या होता है। अब ये लोन जो है हम इंडिविजुअल्स को दे सकते हैं, बिजनेसेस को दे सकते हैं, या फिर होम लोन्स दे सकते हैं। उसके बाद जो बचा पैसा है उसमें हम कुछ अपना फिक्स्ड एसेट को सुधार कर सकते हैं। जैसे अगर जर्जर पड़ चुका है मकान बैंक का, तो उसमें हम कंप्यूटर्स लगा दिए, उसको रिपेयरिंग करा दिए। तो बिल्डिंग्स, नया एटीएम लगा दिए, वो भी हमारा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। कंप्यूटर खरीद दिए। और कुछ अदर एसेट्स भी होते हैं जिसमें कि जैसे एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस और टैक्स एसेट्स हो गए, इसको हम आगे देखेंगे। तो अब ये जो हमारा हमने देखा वॉल्ट कैश, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वॉल्ट कैश क्या होता है। तो मान लीजिए एक बैंक है जिसको सीआरआर रखना है 4% का, अपने एनडीटीएल का। तो ये जो 4% है ये किस चीज़ का है, ये 4% एनडीटीएल का होता है। तो मान लीजिए बैंक का जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है एनडीटीएल, वो 1000 करोड़ का है। तो इसका 4% 40 करोड़ जो है उसको सीआरआर रखना है, कैश रिजर्व रेशियो, राइट। अब ये जो 40 करोड़ रुपया है, इसमें से 30 करोड़ रुपया वो जो है आरबीआई के पास ले आकर जमा कर देता है, जिसको हम बोलते हैं कैश डिपॉजिट विथ आरबीआई। और बाकी का जो 10 करोड़ रुपया है वो बैंक अपने वॉल्ट कैश में रख सकता है, मतलब अपने ब्रांच के पास रख सकता है, उसको आरबीआई ऑफिस में ले आकर जमा करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पैसा है इसको हम वॉल्ट कैश बोलेंगे। तो इस तरीके से टोटल सीआरआर हमारा कितना हो गया, 40 करोड़ हो गया। तो वॉल्ट कैश जो है वो हमारा, वॉल्ट कैश का मतलब हो गया कि ये फिजिकल कैश होता है जो कि बैंक अपने पास रखता है। और रिजर्व विथ आरबीआई का क्या मतलब हो गया कि वैसा कैश जो कि आरबीआई के पास ले आकर के वो जमा कर देता है। तो वॉल्ट कैश इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व मनी ओनली इफ काउंटेड टुवर्ड सीआरआर। मतलब अगर अगर हम एक जनरल टर्म की बात करें कि बैंक का रिजर्व मनी क्या होता है, तो बैंक का रिजर्व मनी अगर जनरल टर्म का बात करें तो इस रिजर्व मनी में हमारा रिजर्व विथ रिजर्व विथ आरबीआई भी शामिल है और वॉल्ट कैश, दोनों ही शामिल होगा, दोनों ही शामिल होगा। तो दोनों ही हमारा रिजर्व मनी है। तो वॉल्ट कॉस को, जो वॉल्ट कैश है, ऑल दो ये बैंक के ब्रांच में ही रहता है, बट इस ये रिजर्व मनी का पार्ट बन जाता है अगर हम सीआरआर को काउंट करते हैं। तो सीआरआर में दोनों ही शामिल होते हैं। सीआरआर में हम वॉल्ट कैश को भी शामिल करते हैं और जो आरबीआई के साथ जो डिपॉजिट है उसको भी शामिल करते हैं। सो वॉल्ट कैश इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द बैंक रिजर्व मनी only when it is being used to meet the RBI का CRR requirement, राइट। मतलब आरबीआई, अगर मान लीजिए कल को आरबीआई ने 10% का सीआरआर रख दिया, तो ये जो 10% का जो सीआरआर है इसमें बैंक अपने वॉल्ट कैश को भी काउंट करेगा और जो कैश उसने आरबीआई के पास ले करके जमा कर दिया है उस कैश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, राइट। सो इफ ए बैंक कीप्स सम कैश इन इट्स ब्रांचेज एंड काउंट्स इट टुवर्ड द अमाउंट इट मस्ट कीप एज रिजर्व, then that cash is treated as part of the reserve money, right now। तो अगर मान लीजिए आरबीआई कहता है कि आपको हमारे पास 40 करोड़ रुपया रिजर्व रखना है, तो बैंक क्या करेगा, 30 करोड़ रुपया आरबीआई के पास ले करके दे देगा और 10 करोड़ रुपया आरबीआई को देने की जरूरत नहीं है, अपने होम ब्रांच में ही उसको रखेगा, राइट। तो ये जो 10 करोड़ रुपया है इसको हम क्या बोलेंगे, कहेंगे तो वैसे इसको कहा जाएगा वॉल्ट कैश, लेकिन ये किसका पार्ट है, ये सीआरआर का पार्ट है, राइट। नाउ अब हमने जो देखा एसेट में एक क्लासिफिकेशन हमने देखा लोन और एडवांस का, इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए बैंक लोन जो है एक, और बैंक एडवांस दोनों में अंतर है। हालांकि दोनों को कई बार साथ साथ यूज किया जाता है, बट ये दे आर नॉट द सेम। बैंक लोन एक लमसम अमाउंट होता है जो कि बैंक के द्वारा दिया जाता है बोरोवर को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, और उसके लिए एक रीपेमेंट शेड्यूल भी सेट किया जाता है कि भाई आपको 6 महीने में रिटर्न करना है, आपको 1 साल में रिटर्न करना है, और उस पर बजाबते जो है इंटरेस्ट हम लगाते हैं। ये हमारा लोन हो गया। तो टर्म वही हो गया 1 साल या फिर 6 महीना। और रीपेमेंट, रीपेमेंट में आप देखिए रिपेमेंट का एक शेड्यूल बना करके वैसे देता है बैंक, जिसमें आप ईएमआई के रूप में जो है आप रिपेमेंट कर सकते हो। तो एक शेड्यूल्ड इंस्टॉलमेंट जो है बांध करके दिया जाता है। और डिसबर्समेंट कैसे होता है, वापस कैसे लौटाया जाता है, तो ये जो है एक बार में ही इसको फुल अमाउंट में लौटाया जा सकता है। नहीं, डिसबर्समेंट का मतलब हो गया कि बैंक लोन कैसे देता है। तो बैंक लोन जो है थोड़ा थोड़ा करके नहीं देता है, बल्कि एक फुल अमाउंट में बैंक लोन देता है। अब लोन का एग्जांपल तो सब कुछ समझते हैं, होम लोन हो गया, कार लोन वगैरह वगैरह वगैरह।
बैंक एडवांस क्या होता है? देखिए, बैंक एडवांस एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक एडवांस एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है ना? एक क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो कि बैंक के द्वारा ऑफर किया जाता है, ताकि जो भी इंडिविजुअल है या फिर कोई बिजनेस है, वो अपना इमीडिएट जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मतलब जो काम करने के लिए जो हमारे पूंजी चाहिए, जो पैसा चाहिए, अगर वो पैसा शॉर्ट पड़ गया तो शॉर्ट टर्म के लिए वो बिजनेस या फिर इंडिविजुअल बैंक के पास जा करके ये जो है एडवांस उठा सकता है। तो किसी भी इंडिविजुअल या फिर बिजनेस के वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी होता है एडवांसेस। नाउ टर्म क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म हमने देखा कि यूजुअली जो है 1 साल से कम का ही इसमें होता है। रिपेमेंट का क्या बात होता है? कैसे रिपेमेंट होता है? तो रीपेमेंट ऑन डिमांड होता है और विद इन अ शॉर्ट टाइम। अगर बैंक ने डिमांड कर दिया तो आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, राइट? डिसबर्समेंट कैसे होता है? मतलब बैंक कैसे देता है? तो डिसबर्समेंट इस तरीके से या तो फुल होगा या फिर एज पर यूजेज, जैसे ओवरड्राफ्ट में होता है। इसको हम आगे देखते हैं। अब एडवांसेस का अगर एग्जांपल देना हो तो कौन कौन से एडवांस है? बैंक एडवांस, तो कैश क्रेडिट क्या है? एक बैंक एडवांस है। ओवरड्राफ्ट क्या है? एक बैंक एडवांस है। बिल डिस्काउंटिंग क्या है? एक बैंक एडवांस है। पैकिंग क्रेडिट एक बैंक एडवांस है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो इवन दो देखिए एडवांसेज जो है शॉर्ट टर्म होते हैं लोन, बट इस पे भी बैंक जो है इंटरेस्ट हमारे चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जो इंटरेस्ट है वो केवल लोन पे ही चार्ज किया जाएगा और एडवांस पे चार्ज नहीं किया जाएगा। भाई फ्री का पैसा थोड़े है। आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ले जा रहे हो तो उसका कुछ टाइम वैल्यू है कि नहीं? तो एडवांसेज पे भी इंटरेस्ट लगाया जाता है बैंक के द्वारा। लेकिन दोनों में अंतर है। जहाँ पे लोन में जो इंटरेस्ट है वो फुल अमाउंट पे लगता है, जैसे 10 लाख का अगर लोन है तो ये जो इंटरेस्ट है ये पूरे 10 लाख पे लगता है। वहीं पे जो एडवांसेज है उसमें जैसे मान लीजिए ये आपका एडवांस का लिमिट है, आपका 1 लाख का लिमिट है और आपने खर्चा सिर्फ 50,000 रुपये किया, तो ये जो इंटरेस्ट है केवल आपके जो यूज्ड वैल्यू है, जो खर्च किया हुआ वैल्यू है उस पर लगता है इंटरेस्ट। सो इसमें जो एडवांस में जो इंटरेस्ट लगता है वो केवल किस पे लगता है? तो ऑन द अमाउंट यूज्ड, राइट? जैसे कि हम ओवरड्राफ्ट में देखते हैं या फिर कैश क्रेडिट में देखते हैं। अच्छा, कितने दिनों तक के लिए लगेगा? तो जितने दिन के लिए आपने उस पैसे को उस फंड में से निकाल करके यूज किया, और जब तक आप लौटा नहीं देते तो वो जो बीच का जो ड्यूरेशन है उस पूरे ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट आपके इस यूज्ड वैल्यू पे, सिर्फ इस वैल्यू पे लगेगा, ठीक? और किस रेट पे लगेगा तो ये डिपेंड करता है ना? और ऑफन जो है देखा जाता है कि जो लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है उससे ज़्यादा ही इंटरेस्ट इसमें रखा जाता है, बिकॉज ये थोड़ा सा रिस्की होता है। तो अब एक एक करके हम एग्जांपल लेते हैं बैंक एडवांस का। पहला जो एग्जांपल हमने देखा कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट क्या है? एक बैंक एडवांस है। कैश क्रेडिट क्या है? तो एक शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी है, बैंक के द्वारा दिया जाता है बिजनेस को अपना वर्किंग कैपिटल के नीड को पूरा करने के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है कि बैंक एक क्रेडिट लिमिट फिक्स करके देती है। एक वन टाइम लोन नहीं है कि एक बार आइए और लमसम अमाउंट लेकर जाइए, वो वैसा इसमें नहीं होता। जो ये जो कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट में एक क्रेडिट लिमिट सेट करके दे दिया जाता है किसी बिजनेस को। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बिजनेस है, उसको इस बोतल में, मान लीजिए कि बोतल में पूरा फुल पानी है, तो ये फुल पानी क्या हो गया? उसका क्रेडिट लिमिट हो गया। अब वो बिजनेस जो है इस फुल पानी में से कुछ पैसा जो है ज़रूरत पड़ने पर डिपॉजिट विड्रॉ कर लेगा। तो मान लीजिए इतना जो है उसने यूज़ कर लिया, इतना यूज़ कर लिया कितने दिनों के लिए? तो मान लीजिए 10 दिनों के लिए। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट केवल इस 10 दिनों के लिए और कितने अमाउंट पर लगेगा? जो अमाउंट उसने यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि पूरे पर लगेगा, जितना यूज़ किया उतना ही पर लगेगा, है ना? तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा? ओनली ऑन द अमाउंट यूज्ड, नॉट द फुल लिमिट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि बिजनेस गया और अपने लिए, है ना, 5 करोड़ का जो है क्रेडिट लिमिट खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। ये जो क्रेडिट लिमिट है बैंक से इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोलेट्रल भी रखना पड़ता है। तो यूजुअली क्या देखा जाता है कि बैंक जो है सिक्योरिटी पहले डिपॉजिट कराता है, फिर जो है क्रेडिट क्रेडिट लिमिट जो है वो इशू किया जाता है। अब ये आप कोलेट्रल या फिर सिक्योरिटी के रूप में यूजुअली जो है जो बिजनेसेज हैं अपना इन्वेंट्री दांव पे रख देते हैं, या फिर उनका जो रिसीवेबल्स है, मतलब जो पैसा उनको अपने बिजनेस से मिलने वाला है, जो कि उधार बकाया है, जो रिसीवेबल्स है, उसको वो कोलेट्रल के रूप में रख सकता है, या फिर कोई अदर एसेट जो है उसको रख देगा।
अच्छा, अब ये जो क्रेडिट लिमिट है, ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, इसको हर साल जो है रिन्यू भी किया जाता है बैंक के द्वारा। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो जो है 20 लाख का किसी बैंक से जा करके क्रेडिट लिमिट लेती है कुछ कोलेटरल रख करके। अब ये जो 20 लाख है, इसमें से 8 लाख कंपनी विड्रॉ करती है, राइट? तो ये जो इंटरेस्ट है केवल इस 8 लाख पे चार्ज किया जाएगा, राइट? बाद में मान लीजिए कि इस 8 लाख जो कि विड्रॉ पहले किया था, उसमें से 5 लाख फिर से ले आकर के डिपॉजिट कर दिया, है ना? तो अब कितना बच गया? 3 लाख। तो अब इंटरेस्ट केवल इस 3 लाख पे लगेगा। मतलब उस बोतल से जो भी अमाउंट बाहर है, अभी तक पहुँचा नहीं है, केवल उस पे जो है इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो ये जो है, इट्स जस्ट लाइक अ बिज़नेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये जो कैश क्रेडिट है, बिज़नेसेस इसको यूज़ क्यों करते हैं? तो सवाल कि क्यों यूज़ करेंगे? तो शॉर्ट टर्म जो उनका नीड्स होता है, जो मिसमैच होता है उनके रिसीवेबल्स और एक्सपेंसेस में, उसको मैच करने के लिए ये कैश क्रेडिट यूज़ किया जाता है। तो खास करके जो है रॉ मटेरियल्स को खरीदने में, या फिर अगर सैलरीज है, अभी पैसा आया नहीं है और सैलरीज का जो है डेट पुग गया है, तो सैलरीज को पे करने में, या फिर डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ये जो है कैश क्रेडिट का यूज़ किया जाता है बिजनेसेस के द्वारा। तो एक तरीके का ये फ्लेक्सिबल वर्किंग कैपिटल बन जाता है और इससे जो है काफ़ी मदद मिलती है बिजनेसेस को। अब अब सवाल है कि ये जो हम जो कैश लिमिट ले रहे हैं बैंक से, इस पे कोलेट्रल जो है किस किस चीज़ को रखा जा सकता है? कोलेट्रल बहुत सारा चीज़ आप रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस में आपके गोडाउन में जो भी इन्वेंट्री पड़ा हुआ है या फिर जो भी स्टॉक है ना? जैसे कि मान लीजिए कि जूता का स्टॉक है, तो वो पूरा इन्वेंट्री आप ले आकर कोलेट्रल रख दो। अब ये जो इन्वेंट्री में आप रॉ मटेरियल रख सकते हो, या फिर फिनिश्ड गुड जो कि गोडाउन में भी पड़ा है, शोरूम में गाड़ी है, उसको आप कोलेट्रल रख सकते हो। या फिर आप जो रिसीवेबल्स है, जो भी आपका इनवॉइस आपने जनरेट करके दिया है, वो जो रिसीवेबल्स है, जो कि बिल्स है, जो कि विच आर ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, जो कि भी पैसे मिलने बाकी है, वो जो बिल है, वो रिसीवेबल्स ले करके आप कोलेट्रल रख सकते हो वहाँ पे। या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट है, अगर आपका कोई कहीं पे आपने करा के रखा है, उस फिक्स्ड डिपॉजिट को यहाँ पे कोलेट्रल रख सकते हो, है ना? तो एफडी है, आपका कहीं पे लैंड है या फिर आपकी कोई बिल्डिंग है दूसरी जगह, उसको आप जो है कोलेट्रल रख सकते हो यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट बैंक एडवांस के बारे में चर्चा करते हैं। तो पैकिंग क्रेडिट, पैकिंग क्रेडिट भी क्या है, एक हमारा बैंक एडवांस है। पैकिंग क्रेडिट देखिए ये क्या है, एक तरीके का बैंक एडवांस है और ये प्री शिपमेंट एडवांस होता है, खास करके एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है। तो ये भी शॉर्ट टर्म लोन होता है एक तरीके से देखा जाए तो जो भी एक्सपोर्टर है, जो कि अभी उसको पैसा मिला नहीं है भाई, जब वो शिप हो जाएगा तब ना उसका पैसा आएगा, या फिर सेल हो जाएगा तब ना खरीदने वाला या फिर इम्पोर्टर उसको पैसा देगा तो अपना काम करेगा, लेकिन उसके पास पैसा पहले से पैसा कहाँ से आएगा? तो जो एक्सपोर्टर है, अपने परचेज को फाइनेंस करने के लिए या फिर प्रोसेसिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, या इवन पैकिंग करने के लिए और शिपमेंट कराने के लिए जो पैसे चाहिए, उसके लिए वो सबसे पहले बैंक में जाता है और बैंक से क्या है, पैकिंग क्रेडिट लेकर के आता है, राइट? अब पर्पस यही है, पैकिंग पैकिंग क्रेडिट का भी पर्पस यही है कि इससे क्या होता है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हेल्प मिल जाता है कि दे गेट फंड बिफोर दे रिसीव पेमेंट फ्रॉम फॉरेन बायर्स। तो पहले से उनके पास पैसा जो जेब में रहता है, तो आसानी से जो गुड्स है उसका शिपमेंट करा देते हैं, और जब भी उनका पैसा वापस मिलता है ना, तो उसको फिर से रिपेमेंट कर देते हैं, या फिर जो भी एक्सपोर्ट आपका प्रोसीड्स आया उसमें से आप पैसा इसको भाई रिपे कर दीजिए। लेकिन अब देखिए ये भी पैकिंग क्रेडिट फ्री का नहीं मिलता है, इसमें भी कोलेट्रल कुछ रखना पड़ता है। समटाइम्स जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है उसी को कोलेट्रल रख लिया जाता है, ठीक? या फिर आप इन्वेंट्री को जो है कोलेट्रल रख लो, या फिर कोई गारंटी दे दो बैंक को। अब पैकिंग क्रेडिट पे भी इंटरेस्ट लग लगता है, खास करके अगर अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी स्कीम है या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन कोई स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट चाहे तो ये जो पैकिंग क्रेडिट पे जो लगने वाला इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है, ताकि उस एक्सपोर्टर के लिए पैकिंग क्रेडिट लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और एक्सपोर्ट प्रमोट होगा हमारे देश में। तो उसी का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए कि एबीसी एक्सपोर्टर है, जो कि जिसको ऑर्डर मिला है 500 जैकेट का। तो अब एबीसी को पैसा सबसे पहले चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, उस जैकेट की सिलाई के लिए वगैरह वगैरह, तो वो जाएगा पैकिंग क्रेडिट लेगा, और जैसे ही आफ्टर शिपमेंट जब उसको पैसा जब मिलेगा,
है ना, थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर फॉरेन रेमिटेंस से, मतलब वो जो वापस आएगा तो वो एबीसी फिर से ले आकर के बैंक को वो पैसा लौटा देगा ना। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट भी एक तरीके का बैंक एडवांस ही है। ओवरड्राफ्ट का पर्पस ये है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर बिजनेसेज हैं, उनके शॉर्ट टर्म जो कैश शॉर्टेजेस हो जाते हैं उनको मीट करने के लिए ओवरड्राफ्ट होता है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होगा कि मान लीजिए आपका सेविंग या फिर करंट अकाउंट है, सेविंग या फिर करंट अकाउंट है, और उस सेविंग या फिर करंट अकाउंट में आपके पास इवन आपके पास जीरो बैलेंस है, फिर भी आप जो है अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर पाओगे और पैसे खर्च कर पाओगे, लेकिन वो एक तरीके का क्या हुआ, एक तरीके का क्रेडिट नहीं, उसको हम बैंक एडवांस बोलेंगे, राइट। तो इसमें भी कोलेटरल रखा जाता है, इसमें भी खास करके अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है किसी बैंक से तो आपको कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है। और अब इस कोलेटरल ग्रुप में आपका कोई एफडी है या फिर कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको रख दो, है ना। या फिर अनसिक्योर्ड भी हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा है, बहुत अमीर आदमी हो, तो बैंक उसको आपको आपका क्रेडिट वर्थनेस को जांच करके हो सकता है कि आपका जो ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो उस पर कोई कोलेक्टर ना ले। मतलब ये सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड दोनों तरीके का हो सकता है। अब इसमें भी जो है जो लिमिट जो लगाया जाता है, ओवरड्राफ्ट का एक लिमिट भी होगा ना भाई, कि कितना तक आप विड्रॉ कर सकते हो, 5 लाख की 10 लाख। अब ये जो लिमिट है ये भी तय किया जाता है कि आपका इनकम क्या है, आप आपने जो कोलेटरल में एफडी रखा है उस एफडी का वैल्यू क्या है, या फिर आपका अकाउंट या फिर क्रेडिट वर्थनेस की जो हिस्ट्री है वो क्या रही है। अब ये ओवरड्राफ्ट का यूज कहाँ से करोगे आप, किस चीज़ में करते हो, तो अपने शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने में। अच्छा, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देखिए इसमें इंटरेस्ट जो केवल जो ओवर ड्रोन अमाउंट होता है उसी पर केवल जो इंटरेस्ट इसमें चार्ज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट बैंक एडवांस के बारे में हम चर्चा करते हैं, वो है बिल डिस्काउंटिंग। तो बिल डिस्काउंटिंग भी एक तरीके का बैंक एडवांस है। स्पेसिफिकली ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी होता है जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है किसी बिजनेस को अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए हमने कमर्शियल बिल के बारे में पढ़ा था। कमर्शियल बिल क्या होता है कि जो जो बायर है, बायर के पास अभी पैसा नहीं है देने को, तो उधार का सामान अगर ले जाता है तो वो एक जो इनवाइस है या फिर जो बिल है उस बिल पे साइन करके देता है कि हाँ मैं इसको लौटा दूंगा। अब ये जो कमर्शियल बिल है ये कौन इशू करता है, तो जो सेलर है हमारा, सेलर इशू करेगा कमर्शियल बिल किसको, बायर को, और बायर से उस पर साइन ले लेगा। अब ये जो सेलर है अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो ये अपना कमर्शियल बिल लेकर के जाएगा बैंक के पास और उसको डिस्काउंट पे दे देगा। तो ये इसी को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग, राइट। तो बिल डिस्काउंटिंग कब होता है, इट हैपन्स व्हेन अ बिजनेस सेल्स इट्स बिल या फिर इनवाइस टू बैंक, है ना, एट अ डिस्काउंट प्राइस बिफोर द ड्यू डेट। अभी ड्यू डेट आना आया नहीं है, अभी अभी वो जो पैसा है वो मिलने वाला नहीं है, और वहाँ से इमीडिएट कैश ले। तो कई बार होता है ना बिजनेस को कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई तो और अभी पैसा मिलने वाला नहीं है तो वो जाएगा और वो अपना जो कमर्शियल बिल है उसको डिस्काउंट पे दे देगा, इसी को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। तो ये भी एक तरीके का एडवांस है। अब एडवांस क्यों है भाई, बिकॉज बैंक यहाँ पे एडवांसिंग ही तो कर रहा है, बैंक इज एडवांसिंग यू मनी बिफोर योर कस्टमर एक्चुअली पेज। मतलब अभी मिलने वाला मिला नहीं है और तभी आपके जेब में पैसा आ गया, तो ये क्या है, एडवांस पेमेंट ही तो है। तो ये भी इसीलिए इसको बैंक एडवांस बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग को। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ लोन अगेंस्ट योर फ्यूचर रिसीवेबल्स। तो इस प्रकार ये जो बैंक एडवांस है वो किसका पार्ट था, एसेट का पार्ट था, है ना, बैलेंस शीट में। अब एसेट में लोन तो हमको पता ही है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है पता ही है, हमने एडवांस के बारे में चर्चा कर ही लिया। अब बाकी भी कुछ एसेट में आते हैं जिनको हम अदर एसेट बोलते हैं। तो बैंक के बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होता है वो ये बताता है कि बैंक जो है अपने फंड को कैसे यूज किया है। अब उसमें जो मेजर मेजर आइटम है जैसे लोन, इन्वेस्टमेंट, कैश, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं। उसी में एक और कैटेगरी होता है जिसको हम अदर एसेट्स बोलते हैं। तो ये जो है बैंक का जो अपना नॉन कोर बिजनेस होता है ना, उसके थ्रू अगर कोई एसेट उसका है तो उसको जो हम अदर एसेट में शामिल करेंगे, मतलब एक तरीके का सप्लीमेंट्री एसेट होता है। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होगा कि जो इंटरेस्ट बैंक ने अर्न किया है लेकिन अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है,
बैंक ने मान लीजिए कहीं पे लोन दिया था और उस लोन से कुछ इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा, और वो जो इंटरेस्ट है अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है, तो वो भी तो भाई एक तरीके का एसेट ही है बैंक का, राइट। डिफर्ड टैक्स एसेट, अच्छा, फ्यूचर में जो टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है बैंक को ड्यू टू टेम्पररी टाइमिंग डिफरेंसेस, वो भी तो, जैसे टैक्स लॉसेज कैरिड फॉरवर्ड, ये भी होंगे ना। तो डिफर्ड टैक्स एसेट भी हमारा अदर एसेट का पार्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस में आप देखो तो जो पेमेंट मेड फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, जैसे कि अभी वो एक्सपेंस अभी नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में होने वाला है, जैसे कि आपने आपने क्या किया कि एडवांस में रेंट दे दिया, अपने जहाँ पे आप बैंक खुला है उस बिल्डिंग का जो रेंट है आपने एडवांस में दे दिया, या फिर इंश्योरेंस जो है अपने बैंकिंग सेक्टर का अपने इंश्योरेंस कराया है, उस इंश्योरेंस को आपने पे किया। अच्छा, फिक्स्ड एसेट जो कि नॉन बैंकिंग यूज में, जैसे फिक्स्ड एसेट में आपका बैंक का जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स, वो भी आपके एसेट ही तो हैं, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएंगे, तो अदर एसेट में आएंगे। अच्छा, नॉन बैंकिंग एसेट्स एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स, एसेट टेकन ओवर व्हेन ए बोरोवर डिफॉल्ट्स, जैसे मान लीजिए कि किसी ने लोन लेकर के गया है और उसका जो है कुछ कोलेट्रल रख के गया है, अब अगर वो बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो आपने उस कोलेट्रल को क्या किया, एक्वायर कर लिया, उस बिल्डिंग को एक्वायर कर लिया, तो वो भी तो अब आपका एसेट ही हो गया। तो इस एसेट को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड एसेट। तो ये भी हमारा अदर एसेट का पार्ट है, अदर एसेट का पार्ट है, बिकॉज ये बैंकिंग का अपना कोर बिजनेस के थ्रू ये एसेट क्रिएट नहीं हुआ, तो ये जो है ये बैंक का नॉन कोर बिजनेस के थ्रू एक्यूमुलेट हुआ एक एसेट है। तो इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि अदर एसेट क्या है, ऑल दोज थिंग्स अ बैंक ओन्स और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, मतलब फ्यूचर में मिलने वाला है, बट नॉट पार्ट ऑफ इट्स मेन बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, तो वो जो हमारा अदर एसेट्स में आ जाएगा। हमने एसेट साइड को अच्छे से समझ लिया, अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। बैंक के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, मतलब जो दाएं साइड होता है, दाएं साइड में क्या क्या आता है। दाएं साइड में हमने देखा कि इसमें मेजर कैटेगरी अगर देखा जाए तो एक तो इक्विटी का होता है, इक्विटी में हमने देखा कि कैपिटल आता है और रिजर्व्स एंड सरप्लसेज आते हैं, और दूसरा जो होता है एक लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज छोटे से हम लिखते हैं, और ये लायबिलिटीज और ये लायबिलिटीज दोनों भले ही लायबिलिटीज हैं लेकिन दोनों में अंतर है। ये लायबिलिटीज जो है इसमें केवल आपका बोरोइंग और डिपॉजिट्स आता है, और कुछ अदर लायबिलिटीज भी होते हैं हमारे, अदर लायबिलिटीज जिसमें कंटिजेंट लायबिलिटीज फलाना ठिकाना, उसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से मेजर क्लासिफिकेशन क्या हुआ, कैपिटल्स, या फिर इसको हम इक्विटी भी बोल दें। तो इक्विटी में हमारा कैपिटल, इक्विटी में हमारा क्या क्या शामिल होता है, पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हमारा इक्विटी हो गया। डिपॉजिट, बोरोइंग, तो ये सारा जो है हमारा लायबिलिटीज हो गया, राइट। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं कैपिटल या फिर इक्विटी का, तो इक्विटी जो है उसमें दो चीज़ शामिल होता है, एक तो शेयर कैपिटल या फिर इसको हम पेड अप कैपिटल भी बोल दें। तो ये क्या होता है, तो जो भी इक्विटी शेयर बैंक इशू किया रहता है और उसके थ्रू जो पैसे उसके झोली में पड़े हैं, झोली में जो पैसा इक्विटी या फिर पेड अप कैपिटल के थ्रू आकर के पड़े हैं, वो हमारा शेयर कैपिटल या फिर पेड अप कैपिटल हुआ। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इक्विटी का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें क्या आता है, हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स आता है और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आते हैं, और भी बहुत सारे इसमें, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आता है, इसको हम आगे करके देखेंगे। तो इस प्रकार इक्विटी में हमारा मोटा मोटी क्या हुआ, इक्विटी बोले तो इक्विटी में हमारा कैपिटल और प्लस और क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, राइट। तो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ, मनी जो एक्चुअली जो है शेयर होल्डर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है वो। तो जैसे मान लीजिए कि बैंक ने 1000 करोड़ का
शेयर इशू किया और उसके थ्रू 1000 करोड़ उसके झोले में आके पड़ा, तो ये उसके लिए पेड अप कैपिटल हो गया। और कैपिटल रिजर्व, इसमें आपका रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया, है ना, जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट हो गया, ये सब हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ गया। तो इस प्रकार हम फिर से यहाँ पे देखते हैं इक्विटी में क्या क्या शामिल होता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब इस शेयर होल्डर्स इक्विटी में आपका कॉमन शेयर भी हो गया, आपका प्रेफरेंशियल शेयर भी हो गया, राइट। और दूसरा क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में क्या आता है, रिटेन अर्निंग। मान लीजिए किसी किसी साल कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब कंपनी जो है डिविडेंड बांटना नहीं चाहती है उस साल। कंपनी चाहती है कि क्यों ना हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, दूसरे लाइन में वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करें। तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी, उस साल डिविडेंड नहीं बांटेगी। तो वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो है तो प्रॉफिट, उस पर क्लेम किसका है, शेयर होल्डर्स का क्लेम है, बिकॉज सारे लोग का अधिकार है डिविडेंड लेने का। बट उस साल चूंकि कंपनी ने इस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा है, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, और इसी को हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। अब ये रिटेन्ड अर्निंग किसका पार्ट होता है, तो हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है। अब ये जो रिटर्न अर्निंग का जो यूज है, बहुत बार कंपनी जो है शेयर को बाईबैक करने में यूज कर लेती है, री इन्वेस्ट करने में, या फिर बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज कर लेती है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हम बैंक का एसेट पार्ट हम कर चुके हैं, बैंक का हम लाइबिलिटीज पार्ट चर्चा कर रहे हैं। इस बैंक लाइबिलिटीज पार्ट में हमने कैपिटल वाला हम अभी देख रहे हैं, कैपिटल वाला। बाद में हम डिपॉजिट और बोरोइंग्स पे भी चर्चा करेंगे। तो कैपिटल की अगर बात करें, तो आप देखो कैपिटल में जब शेड्यूल खोल कर देखोगे, तो आपको बहुत सारा कैपिटल इसमें दिखेगा, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है ये सब। देखिए, जब भी कोई कंपनी बनती है, जैसे मान लीजिए कि बैंक है, बैंक खुला। अच्छा, बैंक क्या है, बैंक एक कंपनी है, बिल्कुल बैंक एक कंपनी है। अच्छा, अगर बैंक की कंपनी है, तो फिर बैंक जो ऑपरेशन है, बैंक ऑपरेट करती होगी कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज बैंक का ऑपरेशन जो है प्राइमरली, यूजुअली, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, 1949 का, बैंक प्राइमरली इससे रेगुलेट होते हैं। हाँ, बैंक के जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो कंपनीज एक्ट से भी रेगुलेट होती है, लेकिन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वहाँ पे कंपनीज एक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वहाँ पे प्रिवेल करता है। तो कहने का मतलब है कि बैंक यूजुअली गवर्न होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। बैंक जो है यूजुअली गवर्न होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर बैंक का जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात है, जहाँ तक बैंक के अंतर्गत अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात है, कैसे कॉरपोरेट गवर्नेंस मेंटेन करके रखना है, बैंक का ऑडिट किस तरीके से होगा, राइट, एनुअल रिटर्न्स जो हैं वो किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो ये सारे चीज़ इसमें जो कंपनीज एक्ट के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो होते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे भी जिस प्रोविजन में भी कन्फ्लिक्ट आ गया, वहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ही प्रिवेल करेगा, राइट। तो ठीक है, तो हमने बैंक को एज ए कंपनी स्थापित कर लिया। अब जब भी कंपनी स्थापित होती है, तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास जाकर जमा होता है। तो वो जो गवर्नमेंट है वो अप्रूव करती है कि वो जो कंपनी कितना मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है, उसी को बोलते हैं हम ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कि कंपनी जो है ऑथोराइज है रेज करने के लिए, वो हो गया। तो ये जो ग्लास में पानी है, ये समझ लीजिए कि ये टोटल उसका लिमिट है कि ये इतना लिमिट तक वो शेयर जो है वो इशू कर सकती है। तो ये जो टोटल है, इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर नॉमिनल कैपिटल, राइट। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल का क्या मतलब हुआ, ये मैक्सिमम अमाउंट जो कि लीगली वैलिड है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर से
इशू रेज करने के लिए, वो हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। मतलब एक तरीके का ये अपर लिमिट सेट कर देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है 10 करोड़, तो वो जो है 10 करोड़ वैल्यू तक का ही, 10 करोड़ पैसे का वैल्यू तक का ही शेयर इशू कर सकती है। अब वो अब जो है यहाँ पे कितना शेयर इशू करेगा, कितना नंबर ऑफ शेयर होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका शेयर का प्राइस क्या है। तो मान लीजिए अगर 10 रुपया हर शेयर का प्राइस है, तो वो मैक्सिमम 1 करोड़ तक का इक्विटी शेयर जो है मार्केट में इशू कर सकती है। ये हो गया हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल। अब मान लीजिए कंपनी ने जो है ये ऑथराइज्ड कैपिटल है। अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जितना लिमिट है टोटल लिमिट का इशू कर देगी। तो एक इशू साइज लेकर के आती है कंपनी। तो मान लीजिए ये जो 10 करोड़ वर्थ का जो शेयर है, उतना इशू ना करके कंपनी चाह रही है कि अभी हम 6 करोड़ वर्थ का ही शेयर हम इशू करते हैं, ठीक। तो ये जो कैपिटल है, इसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो इसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, राइट। या फिर इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, इसी को हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल या फिर इशूड कैपिटल। और अनइशूड कैपिटल क्या हो गया, जो कि अभी उसने रेज नहीं किया, वो 4 करोड़ आपका हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कंपनी को ज़रूरत आ गई 10 करोड़ से ज़्यादा अगर इशू कराना है, तो उसको फिर से वापस जा करके अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, है ना, चेंज करना पड़ेगा और वहाँ से गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो फिर उसका जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसका लिमिट बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? तो मान लीजिए जो भी इशू हुआ, जो भी कैपिटल उसने इशू किया, उसमें सब ज़रूरत नहीं है कि सब के सब सब्सक्राइब हो जाएँ, सब के सब लोग खरीद ही लें। तो जो अनसब्सक्राइब्ड रह जाता है वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया, और जितना हिस्सा जो है उसका सब्सक्राइब हो गया और उसके बदले में उसको कैपिटल एक्चुअली मिल रहा है, वो उसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया, राइट। अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो भाग जो कि एक्चुअली में पेड अप हो चुका है, उसका पैसा मिल चुका है ना, वो पेड अप कैपिटल हो गया। तो मान लीजिए कि ये जो है उसका ऑथराइज्ड कैपिटल, इतना उसका लिमिट है। अब लिमिट का इतना भाग उसने इशू किया, इसमें से कुछ अनसब्सक्राइब रह गया और मात्र इतना भाग जो है उसका यहाँ पे लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब ऐसा तो नहीं है कि जो सब्सक्राइब हो चुका है जो शेयर्स, उसका पैसा झट से झट इस कंपनी के झोले में आके गिर जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुत लोग इंस्टॉलमेंट में दे पैसे, तो जितना अभी उसके पास आ गया वो जो है उसका पेड अप कैपिटल हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? तो जब कंपनी जो है शेयर अपना इशू करती है, तो ऐसा थोड़ा है कि जो फुल फेस वैल्यू है उसका अप फ्रंट ही कलेक्ट कर लेगी, ऐसा नहीं है। बहुत बार कम जो मनी है उसको इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। तो इसी को जो है कॉल्ड अप और अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसको 1 लाख शेयर जो है इशू करती है, 10 रुपया हर शेयर का दाम है, तो टोटल कितना वर्थ है 10 लाख का उसका जो है ऑथराइज्ड कैपिटल है। अब कंपनी डिसाइड करती है कि हम अपफ्रंट जो है वो 6 रुपया पर शेयर ही इकट्ठा करेंगे। तो अब उसके पास 6 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, है ना, जो कि कॉल्ड अप कैपिटल हुआ। अनकॉल्ड कैपिटल कितना उसका हो गया? 4 लाख का। इन सिंपल वर्ड, जो कैपिटल हमें उसी समय से रट रहे हैं, वो कैपिटल एक्चुअली क्या है? वो कैपिटल बैंक का बैलेंस शीट का वो पार्ट है ना, जो कि मतलब ये मनी है जो कि बैंक का खुद का मनी है और बैंक उसको ऑन करती है। देखिए भाई, लायबिलिटी साइड में, जो लायबिलिटी साइड था, डेट से पैसा जो आ रहा है और डिपॉजिट का पैसा आ रहा है, वो तो बाहरी लोगों का पैसा है ना, ये आउटसाइडर का पैसा है, बैंक का खुद का पैसा नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। और बैंक का अपना पैसा क्या है? तो भाई वो कैपिटल ही तो है। इसमें ओनर का भी पैसा लगता है, इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा लगता है, तो ये बैंक का खुद का पैसा है। और ये जो डिपॉजिट और जो हमारा डिपॉजिट और बोरोइंग था, ये ये बैंक का खुद का पैसा नहीं, ये आउटसाइडर का पैसा है। तो इसीलिए बैंक के बिजनेस चलाने के लिए ये जो कैपिटल होना काफ़ी ज़रूरी है। और ये इट एक्ट्स एज ए कुशन अगेंस्ट लॉसेज। अगर लॉसेज हो गया, अगर बैंक के पास कैपिटल में बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, तो अपना पैसा लगा करके उस लॉस को रिकवर कर सकती है। और बैंक के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये कैपिटल काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसी वजह से
आरबीआई भी जो है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है लेकर के आती है। तो इसको समझने के लिए आप देखो यहाँ पे कि जैसे कोई बैंक है, बैंक बिजनेस शुरू किया तो उसका खुद का पैसा 25 करोड़ है जिसको हम कैपिटल बोलेंगे, मतलब इसमें ऑनर का भी पैसा लगा हुआ है और जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भी पैसा लगा हुआ है। तो ये जो कैपिटल 25 करोड़ है उसका खुद का पैसा है और एनडीटीएल से कितना इकट्ठा हुआ, 100 करोड़ रुपया। अब फिर इसको लोन देगी, मान लीजिए लोन जो है, लोन में 75 करोड़ रुपया दिया है और ये 75 का 75 एनपीए बन गया, डूब गया। अब जब ये लोग मांगने आएंगे तो कहाँ से पैसा देगी? तो भाई कुछ पैसा तो जो सीआरआर एसएलआर जो जमा किया है वहाँ से एक रिकवर कर लेगा, लेकिन बाकी का 50 करोड़ कहाँ से आएगा? तो यहीं पे अगर अगर कैपिटल इकट्ठा ज़्यादा हुआ रहता बैंक के पास तो यहाँ से लॉस वो रिकवर कर लेता, लेकिन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अब ये जो कैपिटल है इसको हम बैंक के अंदर टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल के रूप में जो है बांटते हैं। तो अब देखिए जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी आपका बैंक है, पैसा रेज करना है, दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है आप डेट के थ्रू जाओ, बॉन्ड और डिबेंचर इशू करो, और दूसरा रास्ता है कि आप कैपिटल मार्केट में जाकर के शेयर इशू करिए। तो इसकी चर्चा तो हम अभी कर नहीं रहे हैं, कैपिटल मार्केट की चर्चा कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कंपनी का जो वर्थ है वो 10 करोड़ रुपया का है। अच्छा, ये जो नेट वर्थ होता है, इनफैक्ट इसको मैं बता दूं, हमने जो देखा था कि एसेट का, हमने जो देखा था कि एसेट जो है, एसेट बराबर क्या होता है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। इस इक्विटी में क्या क्या आता है, एक कैपिटल भी आता है और एक रिजर्व एंड सरप्लस आता है। अब लाइबिलिटीज को इधर लाकर माइनस कर दें तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज बराबर क्या होगा, इक्विटी। और यही जो है इसी को हम नेटवर्थ भी बोलते हैं। नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो यानी इक्विटी के थ्रू जो पैसा आया है वो वही कंपनी का अपना नेटवर्थ होता है, राइट। तो वही बात हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो कंपनी है उसका नेटवर्थ कितना है, 10 करोड़। नेटवर्थ 10 करोड़ का क्या मतलब हुआ, ये उसका पेड अप कैपिटल है। अब पेड अप कैपिटल बोले तो इस 10 करोड़ में जो जो ऑनर है, जो प्रोमोटर है, उसका 50% शेयर है, मतलब 5 करोड़ रुपया वो अपने पॉकेट से लगाता है और बाकी जो है पैसा बाहर से उठाता है। अब उसमें जो कुछ होंगे कॉमन शेयर वाले इन्वेस्टर होंगे, तो मान लीजिए 3.5 करोड़ रुपया कॉमन शेयर के इन्वेस्टर इसमें लाकर डालते हैं और 1.5 करोड़ रुपया जो है वो प्रेफरेंशियल शेयर इन्वेस्टर्स ला करके इसमें डालते हैं, राइट। तो अब ये जो ऑनर है, जो प्रोमोटर है और जो कॉमन शेयर इन्वेस्टर हैं, इन दोनों का शेयर को हम मिला करके जो कंबाइंड रूप से इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर, और ये हो गया हमारा प्रेफरेंशियल शेयर। खैर इतना डिवीजन में नहीं जाना है। तो अब वही बात है, जो टीयर 1 कैपिटल है वो क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल जो है बैंक का खुद का, बैंक का कोर कैपिटल होता है। तो टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या शामिल है, हमारा शेयर होल्डर का इक्विटी शामिल है। शेयर होल्डर बोले तो कौन कौन, तो प्रोमोटर खुद, कॉमन शेयर होल्डर और प्रेफरेंस, ये सारे जो है हमारे टीयर 1 कैपिटल के हिस्से हैं। और प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, ये जो है हमारा टीयर 1 कैपिटल है। इसीलिए टीयर 1 कैपिटल काफ़ी ज़रूरी होता है। टीयर 1 कैपिटल जितना ज़्यादा अगर होगा कंपनी बैंक का, उसका फाइनेंशियल हेल्थ उतनी अच्छी होगी, है ना। तो जब भी लॉस होता है तो इस टीयर 1 कैपिटल का हम यूज कर सकते हैं, है ना, विदाउट सीजिंग बैंक का बिजनेस, है ना, बिजनेस ऑपरेशन। लेकिन जब टीयर 1 कैपिटल खत्म हो जाता है और टीयर 2 कैपिटल से जो है हम पैसा निकाल करके और लॉस की भरपाई करने लगते हैं, तो वो जो समय होता है उस समय हम बैंक कहते हैं कि बैंक जो है इंसॉल्वेंट अब हो चुका है। तो इस तरीके से बैंक का जो टोटल कैपिटल वो टीयर 1 प्लस टीयर 2 होता है, राइट। तो टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या आ गया, हमने क्या देखा, कॉमन शेयर आ गया, राइट, प्रेफरेंशियल शेयर्स आ गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वहीं रिटेन्ड अर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, ये सारे हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट। अच्छा, टीयर 2 कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ आ गया, तो जो आपने डेट उठाया है, बोरोइंग किया है बॉन्ड से, सबऑर्डिनेटेड डेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये सारे जो है हमारे टीयर 2 कैपिटल के से हैं। हमने कैपिटल को अच्छे से समझ लिया। अब सवाल ये है कि हमने देखा कि दो साइड है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल रखते हैं और सवाल ये है कि कैपिटल जो है
ये जब खुद का पैसा है, इसको लौटाना है नहीं किसी को, ये बैंक खुद का पैसा है, लौटाना है नहीं, तो फिर इसको लायबिलिटीज़ में क्यों डालते हैं? सवाल बनता है बिल्कुल। तो सवाल ये है कि देखिए, एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। तो भले ही ये बैंक का खुद का पैसा है, लेकिन फिर भी इसको लायबिलिटीज़ की तरीके से ट्रीट इसलिए किया जाता है क्योंकि बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप, तो बैंक जो है एक क्या है, एक न्यूट्रल एंटिटी है यहाँ पे। बैंक को क्या पता है कि मेरा पैसा है, वो पैसा तो ऑनर का है ना भाई, शेयर होल्डर्स का पैसा है ना। तो बैंक के जगह पर खुद का रह कर सोचो, एक न्यूट्रल एंटिटी की तरह, तो ये जो पैसा इसमें डाल रहे हैं वो बैंक का खुद का पैसा थोड़े है, वो तो ऑनर्स का पैसा हो गया भाई। जो कैपिटल है, जो इक्विटी है, इक्विटी क्या है, जो इक्विटी है वो हमारा ऑनर्स का पैसा हो गया। तो बैंक को इसको लौटाना है भाई, बैंक किसको लौटाना है? ऑनर्स को लौटाना है। इसीलिए बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल लायबिलिटीज होता है, राइट। और बैंक में जो आउटसाइडर पैसा डाल रहे हैं एज ए बोरोइंग या फिर एज ए डिपॉजिट, वो भी बैंक के लिए लायबिलिटीज हुआ, जो कि आउटसाइडर को जो है लौटाना है। तो इन सिंपल वर्ड, जो डिपॉजिट और बोरोइंग है वो भी लायबिलिटीज है, लेकिन ये लायबिलिटीज, दिस इज द मनी विच बैंक ओज टू पब्लिक एंड लेंडर्स, मतलब आउटसाइडर के लिए। और कैपिटल बोले तो ये भी वो मनी है जो कि बैंक ओज करता है, बैंक किसको लौटाना है? ऑनर्स और शेयर होल्डर्स को। सो बोथ आर ऑब्लिगेशंस बट डिफरेंट पीपल, है ना। अब देखिए, अब लाइबिलिटी सेक्टर में हम चर्चा कर रहे थे, हमने कैपिटल को देख लिया, कैपिटल को देख लिया। अब इक्विटी में जो दूसरा सब कंपोनेंट है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस को देखते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आप अगर शेड्यूल खोल करके देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और सरप्लस बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है कि देखिए, जब भी शेयर आप इशू करते हो, तो जो शेयर आप इशू कर रहे हो, अगर आपका मान लीजिए फेस वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन आप ज़्यादा पैसे पे उस शेयर को इशू किया आपने, मान लीजिए कि आपने 20 रुपया पर शेयर पे इशू किया, तो जो बीच का डिफरेंस है 19 रुपया, 19 रुपया आपका प्रीमियम हो गया, प्रीमियम इकट्ठा हो गया। तो ये जो रिजर्व अब जमा होगा, इसको हम एक अलग रिजर्व में डालते हैं, अरे एक तिजोरी में डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को, है ना, इशू करती है एट ए प्राइस विच इज अबव द फेस वैल्यू, तो जो एक्सेस अमाउंट होता है उसी को सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, और इसको एक अलग सेपरेट रिजर्व में जो है इसको रखा जाता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अब ये लायबिलिटीज़ क्यों है? बिकॉज लायबिलिटीज इसलिए है कि इट रिप्रेजेंट्स मनी रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, क्योंकि आपने ये जो प्रीमियम इकट्ठा किया ये भी तो भाई अपने शेयर होल्डर से ही इकट्ठा किया ना, इसीलिए इसको लायबिलिटीज में डालते हैं, और ये एक एसेट नहीं है, राइट। अब जो बैंक है, अब इसमें देखिए, ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिजर्व होता है ना, इसकी यूज पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगता है। तो कंपनीज एक का सेक्शन 52 है, वो कहता है कि आप जो है ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो इकट्ठा हुआ है, आप इसका कुछ ही जगह पे इसका यूज कर सकते हो, या तो आप शेयर को बाई बैक कर लो, राइट, या फिर आप बोनस शेयर इशू कर लो, तो एटसेट्रा। अब है स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये क्या होता है? देखिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है कि एक मैंडेटरी रिजर्व होता है जो कि बैंक मस्ट क्रिएट बाय ट्रांसफरिंग ए पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट टू द आरबीआई। बैंक मान लीजिए किसी साल प्रॉफिट किया, मान लीजिए इतना प्रॉफिट किया, अब मैंडेटरली जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसका सेक्शन 17 कहता है कि इस प्रॉफिट का, एनुअल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको मैंडेटरली आरबीआई के पास ले आकर के जमा करना है। इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो ये कितना है? ये 25% है एटलीस्ट, आप मैक्सिमम कितना भी करो, एटलीस्ट 25% आपके नेट जो प्रॉफिट है उसको हमें ले जा करके देना है, किसको? आरबीआई को देना है। ये जो है स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया। तो ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इवन दो ये एक रिजर्व है, बट इट इज ओन्ड बाय द बैंक, और बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करता है। तो
सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि स्टैट्यूटरी रिजर्व कहो तो आप एक फोर्स्ड सेविंग है। जैसे मान लीजिए कि किसी का कुछ इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, अब मजबूरी में उसके पिताजी जो हैं उस पे फोर्स्ड सेविंग करवाते हैं कुछ 50 रुपया का, तो ये उसके लिए एक स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया। तो इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है ये प्रॉफिट मनी है जो कि वी केप्ट असाइड फॉर सेफ्टी या फिर लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए, है ना। सीआरआर क्या है, ये भी एक सेफ्टी के लिए रखते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं आरबीआई के पास में। तो देखिए सीआरआर का पैसा और स्टैट्यूटरी रिजर्व दोनों का पैसा आरबीआई के पास ही जमा हम करते हैं, लेकिन सीआरआर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जमा करते हैं और स्टैट्यूटरी रिजर्व लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए जमा करते हैं। और एक और होता है एसएलआर जिसमें हम पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है ये क्या हुआ, इट इज़ अ रिजर्व रिक्वायर्ड बाय आरबीआई फ्रॉम ए प्रोपोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब देखिए जो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ और भी रिजर्व्स आते हैं उस, जैसे कि जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व्स। तो ये रिजर्व्स भी बना कर रखे जाते हैं। जैसे कंटिजेंसी रिजर्व बना कर रखा जाता है कि एक तरीके का बफर का काम करता है। तो जब भी मान लीजिए बिजनेस साइकिल बूम पे है, उस बूम के टाइम में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है बैंक के पास। अब लेन देन न करके उस पैसे को अगर बैंक अपना बफर बना लेती है, इसी रिजर्व को बोलते हैं हम कंटिजेंसी रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व देखिए ये है ना, जो भी आपका एसेट है, बैंक का जो एसेट है उसको अगर इन्फ्लेशन के साथ या फिर उसको रीवैल्यू किया जाता है तो उसका जो दाम अगर बढ़ जाता है तो उसको हम रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं। उसके अलावा जो सरप्लस इकट्ठा हुआ है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी आपका मुनाफा हुआ है ना, या फिर आपका जो रिटेन्ड अर्निंग्स हुआ जो कि आपने अभी ट्रांसफ़र नहीं किया है डिविडेंड देने में, वो सारा जो है हमारा इसमें आता है ना, अदर रिजर्व्स में आता है। अदर रिजर्व्स का ही पार्ट है। बाकी जो कुछ इनकम्स हैं वो भी, जैसे कि कहीं से गेन या फिर है ना लॉस हुआ, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है लायबिलिटीज़ क्या है, व्हाट द बैंक ओज, मतलब जो बैंक को देना है, जिसमें कि डिपॉजिट और बोरोइंग आता है और अदर लायबिलिटीज आते हैं, राइट। तो डिपॉजिट बोरोइंग तो हमको पता है कि डिपॉजिट सेविंग अकाउंट का हो सकता है, करंट अकाउंट का हो सकता है। बोरोइंग जो है आप आरबीआई से बोरो कर सकते हो, आप दूसरे बैंक से बोरो कर सकते हो। अदर लायबिलिटीज में क्या आता है भाई, अदर लायबिलिटीज, अदर एसेट हमने देख लिया। अदर लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल, प्रोविजंस, एक्रूड एक्सपेंस। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि बैंक का अदर लायबिलिटीज क्या होता है। देखिए बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है वो बताता है कि वेयर द बैंक गेट्स इट्स फंड्स। तो हमको तो ये काफ़ी पता है कि डिपॉजिट और बोरोइंग से तो आता ही है, लेकिन कुछ अदर लायबिलिटीज या फिर प्रोविजंस भी होते हैं। प्रोविजंस वैसे फंड होते हैं जो कि आपको इकट्ठा करके रखना पड़ता है ताकि कोई रिस्क जो है वो ना आ जाए। तो अब अदर लायबिलिटीज में सबसे पहला हम देखेंगे बिल्स पेएबल। ना बिल्स पेएबल में क्या कौन सी चीज़ आते हैं, तो बिल्स पेएबल का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इशू तो कर दिए गए हैं बैंक के द्वारा, लेकिन अभी तक ग्राहक के द्वारा इसको इन कैश नहीं किया गया है। मतलब कई बार जैसे कोई इंडिविजुअल है वो बैंक में जाता है और वहाँ से डिमांड ड्राफ्ट को रिक्वेस्ट डालता है। अब बैंक डिमांड ड्राफ्ट इसको दे दिया, लेकिन अभी ये इंडिविजुअल उस डिमांड ड्राफ्ट को अभी यूज नहीं किया है, अभी इन कैश नहीं किया है। तो है तो वो लायबिलिटीज ना, कल कल को अगर उसने डिमांड कर लिया तो फिर बैंक को पे करना ही पड़ेगा। तो जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अभी तक इन कैश नहीं हुए वो भी हमारे लायबिलिटीज में ही होते हैं, और वो लायबिलिटीज क्या बोलते हैं, बिल्स पेएबल। तो इसमें जो है आपका बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर वगैरह सब आ गया। दूसरा अदर लायबिलिटीज में क्या आता है, तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, है ना। तो मान लीजिए डिपॉजिटर्स जो आपने पैसा जमा किए हैं आपके बैंक में, या फिर जो लेंडर्स हैं जो आपने पैसा दिए हुए हैं, उनका इंटरेस्ट जमा हो गया है लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है। उसका ड्यू डेट मान लीजिए अगले महीना है, लेकिन अगले महीना है भले, लेकिन वो तो लायबिलिटीज है ना, वो कभी ना कभी तो आपके सर पे आएगा। तो ये सब जो है हमारा किस में आता है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। प्रोविजंस क्या होता है, प्रोविजंस जो है कुछ ऐसे फंड रहते हैं जो कि बैंक को सेट असाइड कर देना होता है फॉर फ्यूचर पॉसिबल लॉसेज। जैसे बैड लोन के लिए कुछ प्रोविजंस रखे जाते हैं, होता है ना, बैंक की प्रोविजनिंग होती है। प्रोविजनिंग में बैंक को मजबूर किया जाता है कि कुछ पैसा उसको आपको रखना है।
इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट कई बार होता है कि अपने जो ब्रांच है उसके बीच में ट्रांजैक्शन को, जो कि अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है, जो कि अभी देना बाकी है इस ब्रांच से उस ब्रांच में, तो वो भी एक लायबिलिटीज ही होता है। अनअर्न्ड इनकम होता है। अनअर्न्ड इनकम का मतलब हुआ कि जो इनकम जो है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फॉर फ्यूचर सर्विसेज। जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर है बैंक का, उसने पहले ही पैसा दे दिया और वो सर्विस देना अभी बैंक के द्वारा बाकी है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे लोन पे कुछ प्रोसेसिंग फ़ी कलेक्ट कर लिया जाता है ना? तो वो जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो लायबिलिटीज़ ही तो है, मतलब वो आखिर सर्विस भी तो देना ही है ना, तो उसको लायबिलिटीज़ ही कहेंगे। बैंक अभी सर्विस दी नहीं है बट वो सर्विस देना बाकी है, तो उसके ऊपर एक उत्तरदायित्व तो है। अदर्स में अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारा चीज़, जैसे कि एम्प्लॉयी का जो ड्यूज़ है, सैलरी वगैरह हो गया, टैक्सेज़ हो गया, वो सारे हमारे इसमें आते हैं। एक और लायबिलिटीज़ होता है जिसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। ये ऑफ बैलेंस शीट होता है। ये लायबिलिटीज़ को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ या फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है इसको हम डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बैंक गारंटी इश्यू करते हैं या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करते हैं। अब ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है बैंक ने इश्यू तो कर दिया, बट मान लीजिए कि जो यहाँ पे एक बायर है और यहाँ पे इंडिया में बैठा एक सेलर है, तो ये जो बायर है जो कि यहाँ से खरीद रहा है सामान, वो लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करवाएगा और भिजवा देगा। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट का भरोसा करके ये जो सेलर है अपना सामान शिपमेंट कर दिया, लेकिन मान लीजिए ये जो बायर है वो डिफ़ॉल्ट कर गया कोई आकस्मिक वजह से। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक के लिए तो लायबिलिटीज़ है, उसके सर पर एक बोझ है, तो इसीलिए इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। कंटिंजेंट का मतलब अभी जो है उसको पेमेंट नहीं करना है, बट आकस्मिक कभी भी हो सकता है कि उसके ऊपर आ जाए ये लायबिलिटीज़, तो इसको कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। इसमें बैंक गारंटी और ये आता है। तो इस प्रकार हम देखें, अब यहाँ पे एक समरी हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में आप टोटल एसेट देखिए। टोटल एसेट जो है 100 करोड़ का है और टोटल लायबिलिटीज़ कितना है। अच्छा, लायबिलिटीज़ आउटसाइड है, मतलब यहाँ पे बोरोइंग और डिपॉजिट की बात हो रही है, तो 70 करोड़। और नेट वर्थ का मतलब हो गया आपका इक्विटी, मतलब इक्विटी से जो पैसा आ रहा है वो 30 करोड़। तो इसलिए दोनों मिला करके आपका लायबिलिटीज एसेट के बराबर हो गया, राइट। अब ये जो नेटवर्थ 30 करोड़ है उसका फिर से इंटरनल डिवीजन हमने किया है कि इसमें पेड अप कैपिटल कितना है 20 करोड़ का, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस कितना है इतना का, और एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो हम माइनस करते हैं वो है हमारा 30 करोड़ का। सो हो गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको लगा लेना।